Good afternoon, students. So I hope that you do not have any doubt, any query regarding the previous explanation video. If you do have, then you know what you have to do. Okay? So अभी तक हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या कंडीशंस थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके क्या क्या बातें कही गई, ठीक है ना। तो वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे नए नए स्टेट्स बने, ठीक है। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा ये मैप देखेंगे, इनको ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है इन 3 मैप में, ठीक है ना। कि पहला मैप हमें क्या बताता है, क्या दिखा रहा है, सेकंड मैप में क्या दिख रहा है, एंड द व्हाट जस्ट शोइंग इन द थर्ड मैप, ठीक है। सो देखते हैं पहला, द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब ये हम अगर देखें तो यहाँ पे फिगर 5A दिया हुआ है, इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर 14 अगस्त 1947। जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे और इंडियन प्रोविंसेस थे उनके बारे में यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। जो पिंक कलर से है वो प्रिंसली स्टेट है और जो आपका येलो कलर से है वो आपका ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश के कंट्रोल में वो स्टेट थे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। और जो पिंक कलर के हैं वहाँ पे राजा अपॉइंट किए गए थे और वहाँ पे उसको इनडायरेक्टली ब्रिटिश होल्ड करते थे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास स्टेट, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस, नाम भी डिफरेंट और कितने सारे मतलब दिख रहे हैं इसमें हमें, है ना। कितने सारे इसमें स्टेट्स दिख रहे हैं, आप कितने सारे पार्ट्स दिख रहे हैं भारत के मैप में। इवन आपका जो बलूचिस्तान है वो भी पहले भारत में ही कंसिडर किया जाता था, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो आप कि बंगाल है, मतलब आपका जो अभी डिवीज़न के बाद जो डिफरेंट अलग हो गया है स्टेट, वो सब पहले इंडिया का हिस्सा थे आज़ादी के पहले। तो ये मैप आप देख सकते हो कि कितने सारे इसमें नाम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि कितने सारे आपको स्टेट्स दिख रहे हैं। मतलब पहले कंबाइन था ना इंडिया, पहले डिवाइड नहीं हुआ था। तो बहुत सारे अदर आउट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स थे, मतलब जो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं नाउ डेज, वो पहले इंडिया का हिस्सा थे। तो पहले ऐसा मैप दिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, देख सकते हो। अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट, अभी भी कुछ प्रिंसली स्टेट थे और अदर स्टेट थे जो कि ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर थे, अब फ्री हो चुके थे, ठीक है। इंडिया, अब यहाँ पे मैप में देखो 5B में मेंशन किया हुआ है इंडियन स्टेट्स बिफोर 1 नवंबर 1956। जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट डिवाइड नहीं हुआ था उसके पहले का ये मैप है। इसमें देख सकते हो आप कि जो आपके प्रिंसली स्टेट हैं अभी भी वो कम हो चुके हैं, ठीक है, पहले से बहुत कम हो चुके हैं, चूँकि भारत आज़ाद हो चुका था और कंट्री हमारी डिवाइड हो चुकी थी। तो बहुत सारे स्टेट पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ इंडिया में आ गए थे। बट इंडिया में आने के बाद भी आपका जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, ये सब प्रिंसली स्टेट ही थे। और बाकी आपका जो येलो कलर से दिख रहा है वो आपका दिख रहा है इंडिया के डायरेक्ट इंडियन जो अथॉरिटी थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उसके कंट्रोल में जो स्टेट थे उनकी बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार मार्क करके क्या दिया हुआ है, अ स्टेट सीज टू बी अ प्रिंसली स्टेट एज एंड व्हेन इट्स प्रिंस अग्रीड टू merger with India or Pakistan or was defeated. But many of these states were retained as administrative units until 31st of October 1956. Hence, the category erstwhile princely states for the period 1947-48 to 31st October 1956. और इसीलिए आपका देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ क्या हुए, कुछ भारत में आ गए, कुछ पाकिस्तान में आ गए, कुछ हार चुके थे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो कि अपनी अथॉरिटी को बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने भारत के साथ बातें की, समझौता किया, ठीक है, कि हमें अभी भी अपना खुद का अस्तित्व चाहिए। तो ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं वो 1956 तक अभी भी प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। तो अब आते हैं फिगर 3 पे कि व्हाट इज़ फिगर 3 सेइंग। देख सकते हो फिगर 5C, इंडियन स्टेट इन 1975। अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब भारत में डिवीज़न हुआ, भारत के अंदर डिवीज़न हुआ स्टेट का, तो आपको ये एक फाइनल भारत जो आज आपका एग्जिस्ट करता है इंडिया, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये आज की पिक्चर है भारत की। आज के भारत की जो पिक्चर है वो ये है। जब पाकिस्तान से अलग हो गया, स्टेट इंडिया में आ गए, प्रिंसली स्टेट ने अपना अस्तित्व खो दिया और लैंग्वेज बेसिस पे अलग अलग स्टेट बना दिए गए। कंप्लीट जो भारत है वो ये है, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल पिक्चर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड
आफ्टर द डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके स्टेट्स की कि कैसे स्टेट आपके धीरे धीरे चेंज हुए भारत में, भारत का नक्शा कैसे चेंज हुआ, मैप कैसे चेंज हुआ, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम। अब भाई इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, कोई भी कंट्री या कोई भी शहर या कोई भी एक जगह अगर अलग होती है किसी भी जगह से अगर, तो उसको भी डेवलपमेंट डिमांड वो करती है, उसको भी बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो भारत का भी यही हाल था कि भारत में भी डेवलपमेंट की नीड थी। एक तो यूनिटी की नीड थी, तो यूनिटी तो आप मतलब उस टाइम पे बहुत सारे डिविजन्स चल रहे थे तो यूनिटी बहुत मुश्किल थी, बट स्टिल इंडिया इज़ नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है ना, कि बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन सब एक साथ रहते हैं भारत में। ठीक है, सो नाउ कम टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का डेवलपमेंट कैसे किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। देखते हैं, ये पिक्चर देखिए, फिगर 6। द ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ब्रिजेस एंड डैम्स बिकेम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और पहला जो स्टेप लिया गया इंडिपेंडेंस के बाद वो था आपका डैम के थ्रू एक नया डेवलपमेंट का दौर लाना, डैम कंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या किया गया, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से चलो इंडिपेंडेंट हो गया और चलो डैम बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसके बाद कोई स्टेप लिया जाता है। तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी ऐसे ही बात हुई कि पहले प्लानिंग की गई। तो यहाँ पे एक टॉपिक है, हम पढ़ते हैं, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। Lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and industrial base were among the major objectives of the new nation. अब जो नया राष्ट्र बना था उसके सबसे पहले और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि इंडिया को पॉवर्टी से बाहर निकालना और इंडिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाना। In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. अंडरलाइन कर लीजिए कि प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, 1950 में बनी थी। सो इन 1950 गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत की जो सरकार थी उसने प्लानिंग कमीशन का गठन किया, प्लानिंग कमीशन को बनाया, एक कमीशन बनाई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। और उसका काम क्या था कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाना इंडिया को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए। ठीक है, देयर वॉज अ ब्रॉड अग्रीमेंट ऑन वॉट वॉज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। और इस प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा जो बेस था पॉलिसी का वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, एक होती है गवर्नमेंट इकोनॉमी, एक होती है प्राइवेट इकोनॉमी और तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, मींस जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके किसी भी शहर या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। तो इंडिया में जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी। आप देखते हो इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट फर्म्स भी हैं, गवर्नमेंट फर्म्स भी हैं। ठीक है, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। ठीक है, here both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. भाई मैंने जो बताया मिक्स इकोनॉमी का क्या है कि स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, जो भारत की सरकार है उससे यहाँ पे मतलब है स्टेट का। तो वो और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिल कर के साथ इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और काम करेंगे। What specifically these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between the different regions and state was to be defined by the planning commission. और planning commission का क्या रोल था इसमें कि उनको ये डिसाइड करना था कि कौन सी इंडस्ट्री पहले लगाई जाएगी, कौन सा मार्केट पहले ग्रो कराएंगे, हम कैसे ग्रो कराएंगे, डिफरेंट रीजन्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ कैसे लेके चलेंगे, हर एक चीज़ प्लानिंग कमीशन के ऊपर आ चुकी थी। मतलब प्लानिंग कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी इंडिया की इकोनॉमी को बैलेंस करना और इंडिया को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1956 द सेकेंड 5-year प्लान was formulated. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. अब इस प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन ने इन्होंने ये बात कही कि अब हम क्या करेंगे, हम हर 5 साल पे, जिसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं 5-year प्लान। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि हम एक पीरियड फिक्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम इंडिया में डेवलपमेंट का काम करेंगे और डिफरेंट सेक्टर को डेवलप कराएंगे।
तो लिमिटेड पीरियड मतलब इन्होंने बोला कि मिनिमम या मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए हम इंडिया में कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 ईयर प्लान की नींव रखी, 5 पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। इसके अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की और एक ही मतलब 5 ईयर प्लान भी इन्होंने क्या किया कि आज अगर हम काउंट करें तो 12 अभी तो बहुत ज़्यादा होंगे, 13-14 भी आई थिंक आ गए हैं। तो जब आपका अभी से कुछ साल पहले तक 12वीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी। 12 पंचवर्षीय योजना मतलब 1951 से 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन बना। उसके 1 साल के बाद उसने पहली अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 ईयर प्लान बनाया 1951 में। और उसका जो टर्म था, पीरियड था, वो क्या था, 5 साल के लिए था, इसीलिए उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। उस योजना का जो पीरियड था 5 साल था। उनका ये मानना था कि 5 साल के अंदर हमें जो भी काम दिया गया है इस योजना के अंतर्गत वो करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अभी आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रही हूँ, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि 2020 तक कितने पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, ठीक है। वो आपको फिक्स करना है क्योंकि हर 5 साल पे बनती हैं। 1951 से अगर काउंट करें तो अभी तक लेकर के आपको ऑनलाइन चेक करना है, बिकॉज बीच में कुछ एक्स्ट्रा प्लान भी बने हैं, एक्स्ट्रा मिड टर्म प्लान भी बने हैं, ठीक है। तो वो भी आपके ध्यान में रखिएगा। तो टोटल आपको देखना है कि कितनी पंचवर्षीय या 5 ईयर प्लान अभी तक हुए हैं 2020 तक। ये मुझे आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करके बताओगे, ठीक है। और ये आप कहा गया तो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाया, 5 साल के लिए अपनी योजनाएं बनाने स्टार्ट की और हर 5 साल के बाद वो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स बनाते चले गए, ठीक है। तो पहली 5 साल की योजना जो थी वो बनी थी 1951 में और दूसरी जो बनी है वो है 1956 में। तो यहाँ पे सेकंड की बात कर रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड 1956 में। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान कब बना था। तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान बना। अब इससे हम 5 साल पहले अगर जाएं तो किस साल में, ऑब्वियस है 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बना, ठीक है। सो दिस फोकस, अब सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस क्या था, जो योजना थी उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स थे उसकी बात कर रहा है। दिस फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। और इनका जो मोटो था, जो मेन बेस था इनके इस योजना का, सेकंड 5 ईयर प्लान का, वो था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना, जैसे स्टील इंडस्ट्री हुई, ठीक है, और बड़े बड़े डैम्स बनाना। ये 2 चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। अगर 5 ईयर प्लान की बात चल रही है तो आपसे किसी भी 5 ईयर प्लान के बारे में पूछ सकता है, तो मेक श्योर कि आपको 5 ईयर प्लान के बारे में पता हो कि पहले 5 ईयर प्लान में क्या बातें कही गई और दूसरे 5 ईयर प्लान में क्या पॉइंट्स थे, ठीक है। तो दूसरा 5 ईयर प्लान कम्प्लीटली आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बेस्ड था कि उसको हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी थी और बड़े बड़े डैम्स बनाने थे। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। और ये जो सेक्टर्स हैं ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, जो इंडस्ट्रियल है, स्टील इंडस्ट्री है या डैम्स बनाने का जो काम है। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। और इस इंडस्ट्री को डेवलप करना और नए नए रेगुलेशंस और गाइडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देना, ठीक है, जिससे कि वो आगे कुछ सालों तक और अच्छा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दे। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बट ऑल्सो है सम वोकल क्रिटिक्स। और ये जो योजना थी आपकी, ये जो अप्रोच था उस समय प्लानिंग कमीशन का डेवलप करने को इंडिया का, ये बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, मतलब इसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत गलत बताया, मतलब बहुत बोला कि इतना सक्सेसफुल ये नहीं होगा, इतना काम नहीं कर पाएगा जितना ये बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसी बात कही, बट कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट भी किया, ठीक है। सम फेल्ट दैट इट हैड पुट इनएडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर, अदर्स आर्ग्यूड दैट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन। कुछ ने ये चीज़ फील की, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये फील किया, जो इसका मतलब इसको बहुत गलत या बहुत कहते हैं ना कि इतना उपयोगी नहीं मान रहे थे। उनका ये मानना था कि ये आपका अलग तरीके से एग्रीकल्चर पे ही क्या बोलते हैं इनएडिक्वेट एम्फेसिस, अब ये एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान नहीं देगा क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो एग्रीकल्चर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आता नहीं है, तो ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देगा। कुछ ने बोला कि ये प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल ही नकार दे रहा है।
Still others believed that it had not taken account of environmental implications of economic policies. और कुछ ने ये बोला कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रख रहा है. मतलब ऑब्वियस है, इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं पेड़ कटेंगे, इन्वायरमेंट डिसबैलेंस होगा, ठीक है ना. तो ये उनकी बात कर रहे हैं. As Mahatma Gandhi's follower Miraben wrote in 1949 by Science and Machinery, mankind may get huge return for a time, but ultimately will come dissolution. We have got to study nature's balance and develop our lives within our laws if we are to survive as a physically healthy and morally decent species. गांधी बहन जो महात्मा गांधी की, मीरा बहन जो महात्मा गांधी की फॉलोवर थी 1949 में, बोला था भारत को देखते हुए कि साइंस एंड मशीनरी जो है वो आपका बहुत बड़ा रिटर्न तो ला सकता है, बट अल्टीमेटली क्या होगा, एक इसका रिपरकशन मतलब एक बुरा प्रभाव भी पड़ेगा भारत के, अपने देश के जो नेचर है, जो प्रकृति है हमारे दुनिया की, उस पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ेगा. एक तरफ तो ये डेवलपमेंट तो लाएगा ही लाएगा, बट दूसरी तरफ इसका बुरा प्रभाव भी आएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें नेचर को बैलेंस करके चलना है. नेचर का जो रूल है, जो लॉ है, उसको भी फॉलो करना है, जिससे कि हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी रह सकें. ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बात, ये जो पिक्चर्स हैं अब देखते हैं. पिक्चर नंबर 7 क्या बोल रहा है. वर्क गोइंग ऑन एट द गांधी सागर बंद. दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम्स बिल्ट ऑन द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश. इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1960. अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि सबसे पहला डैम कब बना था प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव के बाद, तो वो चंबल रिवर पे मध्य प्रदेश में बना था, 1960 में बना था. ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. इसका नाम है गांधी सागर बंद. ठीक है, और यहाँ पे आपका महानदी रिवर पे भी डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. तो ये एक सिंबल है इंडिया के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने का. ठीक है ना. जब प्लानिंग कमीशन आई, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो उसने डैम कंस्ट्रक्शन की बात भी कही थी, इसीलिए डैम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था उस टाइम पे. अब नेहरू ने 5 ईयर प्लान्स पे कुछ बातें बोली थी, ये आप खुद से रीड करना कि उन्होंने 5 ईयर प्लान को क्या सपोर्ट किया है या क्रिटिसाइज़ किया है. ठीक है, ये आप पढ़ोगे और समझोगे. कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी दी होती हैं, तो वो भी आप देखोगे. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिगर 8 क्या बोल रहा है. जवाहरलाल नेहरू एट द भिलाई स्टील प्लांट. और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, उसके कंटेक्स्ट में आपका 1959 में भिलाई स्टील प्लांट सेटअप किया गया. ठीक है, विद किसकी हेल्प से सेटअप किया गया, सोवियत यूनियन की हेल्प से. ठीक है, लोकेटेड इन द सोवियत यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़. पहले उस टाइम पे बोलते थे इसको. ठीक है, अभी रशिया है. सो लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. और ये कहाँ बना है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है. इट केम टू बी सीन एज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. और ये मॉडर्न इंडिया के और उसके डेवलपमेंट की तरफ एक इशारा है. ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिगर में ही अपने आप में ही दे दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भिलाई स्टील प्लांट सबसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर जो पहला कदम था वो था आपका भिलाई स्टील प्लांट डेवलपमेंट या इस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, जो कि 1959 में किसकी हेल्प से किया गया, सोवियत यूनियन की हेल्प से बना. कई सारे क्वेश्चन इसमें अराइज हैं. भिलाई स्टील प्लांट सोवियत यूनियन की हेल्प से 1959 में छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. ठीक है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं. डिस्कस इन योर क्लास वेदर मीरा बैन वॉज राइट इन हर व्यू दैट साइंस एंड मशीनरी वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स. यू मे लाइक टू थिंक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन ऑन द वर्ल्ड टुडे. ये आपके लिए एक ओरल आप कर सकते हो. ठीक है ना, एक ओरल इसको आप ऑब्ज़र्व करना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना. ठीक है, और मुझे आप क्लास में, अगर मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो आप मुझे क्लास में ही बता सकते हो कि मैम हमने ये पढ़ा है और इसका ये आंसर है. अदरवाइज़ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि मैम इसका आंसर ये होगा. पर प्लीज़ टेक्स्ट करो, कोशिश करो, होमवर्क दिया जाता है उस पर फोकस करो. बिकॉज मैं किसी भी चैप्टर से ऐसे ही आपको कुछ भी करने को नहीं बोलूँगी. बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, पिछले चैप्टर में भी दी हुई थी, बट मैंने वही चीज़ बोली है जो मुझे लगता है कि आपके अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो प्लीज़ फोकस करिए और जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको फिनिश करके मुझे व्हाट्सएप एटलीस्ट टेक्स्ट कर दीजिए. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर this video, because in my next video I will proceed for
सो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी के लिए इतना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं करूँगी इस वीडियो को, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इंपॉर्टेंट ही लेकर कुछ आऊँगी, आपको बताऊँगी। सो बी स्टे ट्यून्ड एंड बी अटेंटिव। ठीक है ना, क्लास में अटेंटिव रहिए, जो भी वीडियोज़ भेजते हैं उसको डेफिनेटली देखिए और समझिए कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, मैम ने क्या क्या इंपॉर्टेंट करने को बोला है। ठीक है, टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल ऑफ़ यू। हैव अ गुड डे।